जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्हीं के संदर्भ में है। पिछले कई दिनों से कई प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं और पहले भी उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। एक जांच कमेटी बैठी और उसकी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, पर शायद ये माना जा रहा है कि उसमें इनको क्लीन चिट दी गई है। लेकिन फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो कुश्ती खिलाड़ियों की मांग को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक डर उनमें है कि हम अगर इनको छेड़ते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण कद्दावर नेता को खो देंगे, जो कि गोंडा के इलाके में थोड़ा प्रभाव रखता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेता की छवि को कमजोर भी करता है? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप हैं, उन आरोपों का चरित्र क्या है, इसको समझना जरूरी है। वे आरोप ये नहीं है कि वो कुश्ती फेडरेशन को गलत तरीके से चला रहे हैं, या उन्होंने चयन में कोई भेदभाव किया है, या उनकी वजह से देश में कुश्ती को कोई उस संरचनागत किस्म का नुकसान हो रहा है। तो वो इस तरह के आरोप उनके ऊपर नहीं है। अगर इस तरह के आरोप होते, फिर तो इंडियन ओलंपिक कमेटी ने जो जांच कमेटी बैठाई है उसका महत्व होता। फिर तो मैरी कॉम के नेतृत्व में जो जांच हो रही है उसका महत्व होता है, या पीटी उषा अगर मान लीजिए कोई उसमें हस्तक्षेप करती तो फिर उसका महत्व होता है। उनके ऊपर जो इल्जाम है वो तो क्रिमिनल किस्म के इल्जाम है। उनके ऊपर महिला पहलवानों ने इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने महिला पहलवानों का अपनी अपनी हैसियत का गलत फायदा उठाते हुए यौन शोषण किया है। उनके ऊपर ये इल्जाम है। और जिन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं उनमें से एक महिला पहलवान ऐसी है जो 18 साल से कम उम्र की है। यानी उस मसले पर पोस्को नामक जो कानून है उसके तहत उनके ऊपर इल्जाम बनता है। और पोस्को नामक कानून के तहत इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि मैरी कॉम की जांच कमेटी क्या कहती है, या पीटी उषा क्या कहती है, या कोई भी क्या कहता है, या भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। इन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। उसके बाद तो सीधे सीधे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और जो कानून कहता है उसके मुताबिक इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इनको जमानत के लिए अदालत में जाना चाहिए था, और उसके बाद में पुलिस इसकी जांच करती। पुलिस बाकायदा हस्तक्षेप करती और जांच करती कि इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो इल्जाम सही है या गलत है, या सही है तो कितने सही है, या वो किस किस्म के इल्जाम है। मसला असली यहां पर है। इस पूरे मसले को ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी खेल संघ के अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई हों। ये आर्थिक गड़बड़ियों का भी प्रश्न यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर चयन संबंधी भेदभाव का सवाल भी नहीं है। ये तो सीधा सीधा महिला पहलवानों के यौन शोषण का प्रश्न है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात की परवाह नहीं की, और सीधे सीधे इस मामले के संगीन मिजाज को समझते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वो फौरन एफआईआर दर्ज करें, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करें। तो पहली रिपोर्ट दर्ज की गई। पहली रिपोर्ट के खिलाफ 2 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, एक पोस्को मामले के तहत है और एक दूसरे मामले के तहत है। इसके बाद दिल्ली पुलिस को फौरन हस्तक्षेप करके ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं, और मुझे इनके फैसले पर काफी खुशी है और मैं इस जांच में पूरा सहयोग करूंगा। अगर वो वास्तव में जांच में सहयोग करना चाहते तो उन्हें तुरंत दिल्ली आकर अदालत में समर्पण कर देना चाहिए था और अपनी गिरफ्तारी खुद देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं बैठे बैठे अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो अपने पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मसला तो सीधे सीधे ये मसला है, इस तरह का मसला है। ये आपराधिक मामला है, और ये एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला है जिसका अगर आप राजनीतिक इतिहास देखें या व्यक्तिगत इतिहास देखें तो बहुत ही विवादास्पद किस्म की तस्वीर सामने आती है। इनके ऊपर एक जमाने में दाऊद के करीबियों से संबंध होने के आरोप भी लगे थे, टाडा भी इनके ऊपर लगा था, और उसके बाद में इनका टिकट भी काट दिया गया था। उसके बाद इनकी पत्नी को टिकट मिला और पत्नी चुनाव जीती। एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ भी छोड़ दिया था। ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे और समाजवादी पार्टी से चुनकर आए थे। हो सकता है कि भाई गोंडा के आसपास या किसी इलाकों में इनका बहुत प्रभाव हो। इनको बाहुबली भी माना जाता है। तो अभी जो राजनीति का बाहुबली पक्ष है उसकी बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और आनंद मोहन सिंह, क्योंकि आपने भूमिका इस तरह की बनाई है, आनंद मोहन सिंह और अतीक अहमद के साथ में ब्रजभूषण शरण एक ही श्रेणी है। इसमें आनंद मोहन सिंह भी आते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह भी आते हैं, और अतीक अहमद भी आते हैं,
और मुख्तार अंसारी भी आते हैं, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला विशेष किस्म का मामला है। अतीक अहमद का मामला यह है कि पहले उनके बेटे को पुलिस ने मुठभेड़ में मारा, उसके बाद 3 शूटर्स ने अतीक अहमद को उस समय मार दिया जबकि वो पुलिस की हिरासत में थे। वो मीडिया कर्मियों का वेश रख के आए, वो अतीक अहमद की कनपटी से अपनी पिस्तौल सटाकर उन्हें गोली से उड़ा दिया बड़े सनसनीखेज अंदाज में, और पुलिस वाले खड़े देखते रह गए। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा व्यवस्थित और नियोजित रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस उनकी गिरफ्तारी ले ली। तो अतीक अहमद का मसला ये मसला है। जो आनंद मोहन सिंह का मसला ये है कि वो एक जिलाधिकारी उनके नेतृत्व में भीड़ ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। उस हत्या में उनको फांसी की सजा हुई। बाद में फांसी की सजा ने उसको उम्र कैद में बदला और वो 15 साल जेल में काट रहे थे। अगर जेल मैनुअल के कानूनों में नीतीश कुमार सरकार ने अपने कार्यकारी अधिकार का इस्तेमाल करके कुछ हेरफेर न किया होता तो अभी भी वो जेल में होते। तो वो मसला इस तरह का। इन तीनों मसलों में एक समान बात यह है कि तीनों बाहुबली नेता हैं। एक मुसलमान है, 2 राजपूत हैं, मुख्तार अंसारी भी मुसलमान है, और उसमें ब्राह्मण बाहुबली भी नेता होते हैं, हम उनके नाम जानते हैं। तो ये मसला इस तरह का मसला है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला बहुत ही संगीन है और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर एक बड़े जबरदस्त दाग की तरह है। एक चीज तो ये भी लगती है कि कई बार पिछले 5-6 सालों में कई ऐसे उदाहरण आए हैं, स्वामी चिन्मयानंद से लेके सेंगर तक के मामले में, कि जब तक से अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कोशिश रहती है कि ऐसे मामलों में चुप रहें या इनको हल्का बनाएं। तो ये भी एक दिखाता है कि शायद कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक बड़ी रणनीति है कि एक बार हम अपनी गलती मानेंगे तो विपक्ष का आक्रमण बढ़ेगा, तो बचाने की कोशिश करते हो कई बार। लेकिन देखिए, इन चीजों से हो सकता है भाजपा के रणनीतिकारों को लगता हो कि शायद वो अपने ऊपर आने वाली विपत्ति या बदनामी को कुछ बच के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, इन चीजों के अभी भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, तो इन चीजों का जो दुष्प्रभाव है भाजपा की छवि के ऊपर जो दाग लगता है, उसको भाजपा समर्थकों को वो दाग दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये दाग लग जाता है। और बाद में जब ये सब दाग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका संचित परिणाम पार्टी के जबरदस्त और दीर्घकालीन पराभव में निकलता है। देखिए, मैं इन शब्दों का जानबूझकर और केवल प्रभाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये धीरे धीरे इस तरह के जो कुकर्म हैं पार्टियों के, ये जमा होते रहते हैं। जब तक उनके पास सत्ता है या वो तिकड़म करके सत्ता में बने रह सकते हैं, उस वक्त उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब उनकी परिस्थिति थोड़ी कमजोर होती है तो ये तमाम सारे दुष्कर्म हैं, ये आपस में जुड़कर एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि सत्ता में वापसी करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और तब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। अब दिखाई पड़ता है कि इन लोगों ने अतीत में क्या किया था। वोटर भी तब इसको पीछे मुड़ के देखते हैं। वोटर भी कहते हैं कि भाई ये काम करने वाली पार्टी है। देखिए, इन सब कामों का कोई लाभ नहीं होता, ना तुरंत लाभ होता है और ना दीर्घकालीन रूप से लाभ होता है। इसलिए हर पार्टी को चाहिए कि इस प्रकार के नेताओं से फौरन अपने हाथ धो लें।